हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाल विकास यूपी टीईटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और उस चैप्टर का नाम है अधिगम या सीखने का अर्थ और सिद्धांत। तो सबसे पहली बात हम इसमें समझेंगे कि अधिगम क्या होता है। उन सब टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है, आप चाहें तो यूपी टीईटी का जो सिलेबस है ऑफिशियल उसमें भी जाके देख सकते हैं, तो अगला चैप्टर यही होगा। पहले चैप्टर का जो वीडियो है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से सिद्धांत, वो मैंने पहले टॉपिक डाला हुआ है। इसमें लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से। अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे सबसे पहले अधिगम का अर्थ क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विस्तार से समझेंगे। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ क्या हैं और अधिगम के नियम क्या होते हैं, उनमें मुख्य नियम और गौड़ नियम दोनों ही आते हैं। उसके अलावा अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, कॉलर, पियाजे, वाइगोत्स्की। इन लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और इनके जो सिद्धांत की जो शैक्षणिक व्यवहारिकता है, हमारे शिक्षा में इनका क्या मतलब है, तो उनको भी हम विस्तार से समझेंगे। और सीखने का वक्र यानी कि अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार और उसके कारण और निराकरण, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सभी के सभी टॉपिक आपको यूपी टीईटी का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट मिल जाएंगे। जब हम ये सभी टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद एक छोटा सा क्विज देखेंगे जिसमें कि ये सभी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो वो क्विज से आपको क्या होगा, एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा आप जान भी जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपी टीईटी में अधिगम वाले टॉपिक से। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, क्योंकि अधिगम का जो मतलब होता है वो होता है सीधे सीधे हिंदी में सीखना। और हम लोग सीखते कैसे हैं, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें जो भी अनुभव होते हैं या हमारे साथ जो भी घटनाएं घट चुकी होती हैं, उस वजह से जो हमारी लाइफ है या हमारे चाल चलन है, हमारे तौर तरीके हैं, उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं या हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं या सीखना बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक बालक है, बहुत छोटा है। जैसे कि हर एक इंसान जब बालक होता था तो उसे हर एक चीज़ पता नहीं होती थी। तो एक बालक को ये नहीं मालूम है कि चाकू को टच करने से या चाकू को लगाने से कट जाता है, या फिर कोई मोमबत्ती जल रही है तो जलती हुई मोमबत्ती को अगर टच कर लेंगे तो जल जाएंगे। तो जब उसे नहीं मालूम होता है तो पहली बार तो वो जलती हुई मोमबत्ती को टच कर लेता है और टच करने के बाद जब उसके हाथ में लौ लग जाती है, वो जल जाता है, तो उसे एक बुरे अनुभव से गुजरना पड़ता है, यानी कि उसे जल गया, उसे मालूम नहीं था। लेकिन अगली बार क्या होता है, वो ये चीज़ सीख जाता है, अपने अनुभव से वो एक चीज़ सीख गया और वो अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाएगा कि जब भी कोई मोमबत्ती जल रही होगी तो वहाँ पर वो अपना हाथ या उंगली नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एक अधिगम हो गया है, वो सीख गया है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया जो लाइन है कि अनुभवों द्वारा या पूर्व अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। उसके अलावा अधिगम की अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे हम बात करें ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं तीनों, इन्होंने बोला है कि व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप इंसान आने वाली स्थितियों का विभिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। ये भी सेम वही बात है, याद रखिए। ये बात किसने कही है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन कब आता है कि जब किसी अनुभव का परिणाम की वजह से, यानी कि अनुभव से कोई अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लाता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि सामने जो कि कंडीशन आ रही है, तो इंसान पहले उससे जिस तरीके से कंडीशन से मिला होगा, अब की बार अपने अनुभवों की वजह से उसका जो कंडीशन को जो फेस करने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है, यानी कि उसने कुछ सीख लिया है नया, तो उसे बोलते हैं अधिगम। मनोवैज्ञानिक गेट्स और अन्य ने क्या बोला है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या फिर सीखना होता है। इनका भी यही कहना है कि आपके अनुभव और आपकी ट्रेनिंग के द्वारा आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उसी को अधिगम बोलते हैं या सीखना बोलते हैं। मॉर्गन और गिलीलैंड, इन्होंने क्या बोला है, अधिगम या फिर सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है, यानी कुछ बढ़ोतरी है। कहने का मतलब है कि पुराने अनुभव और कुछ सीखने के द्वारा इंसान के जो व्यवहार है उसमें जब कुछ अच्छी चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो इससे क्या होता है कि इसे बोला जाता है कि इंसान ने कुछ सीख लिया है। जैसे हम बोलते हैं
पहले किसी इंसान को या किसी बच्चे को बात करने की तमीज़ नहीं थी या तरीका नहीं था, बाद में जब उसे उसके घर वाले या उसके बड़े बताते हैं कि बड़ों से ऐसे बात करनी चाहिए, तो उसके व्यवहार में जब कुछ नई बातें ऐड हो जाती हैं तो उसी को बोला जाता है अधिगम। और मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ की जो परिभाषा मैंने लिखी है उसका कहना होता है, उनका कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर कोई बालक नया ज्ञान या फिर किसी भी एक्शन का नया रिएक्शन, यानी कि कोई भी काम करने का नया तरीका वो चला रहा है, हर बार एक नया काम कर रहा है, हर एक, जैसे पिछली बार किसी और तरीके से काम किया, अगली बार किसी और तरीके से कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, वो अलग अलग तरीके सीख रहा है। तो यही वो प्रक्रिया है जिसे अधिगम की प्रक्रिया बोला जाता है। तो अधिगम का अर्थ अभी आप जान गए होंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम क्या होता है कि हमारे जो अनुभव हैं उनके द्वारा जब हम कुछ सीख लेते हैं, जब हमारे बोलचाल या चाल चलन या व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, तो उसी को अधिगम बोला जाता है। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं, जैसे कि पहला है स्वास्थ्य और उम्र। अगर किसी विद्यार्थी का जो स्वास्थ्य है या उसकी जो एज है वो उसके अनुरूप है, जैसे कि अगर स्वास्थ्य किसी विद्यार्थी का अच्छा होगा तो उसको सीखना एक तरीका बहुत अच्छा होता है, यानी कि उसको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका मानसिक या शारीरिक जो भी है स्वास्थ्य है वो फिट रहता है, तो विद्यार्थी को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है तो वो उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। और उम्र की भी बात अगर करी जाए तो जैसे कि कुछ एक उम्र में कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ही ईजी होती हैं, जैसे कि अगर एक आज बच्चे को मोबाइल दिया जाए या लैपटॉप दिया जाए तो उसके चलाने का या सीखने का जो स्पीड है वो एक ज़्यादा उम्र दराज अगर किसी इंसान को दिया जाएगा टैबलेट या लैपटॉप, तो उसे सीखने में थोड़ा समय लगेगा। तो उम्र भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है अधिगम को, और किसी इंसान का स्वास्थ्य भी किसी भी अधिगम को प्रभावित करने की एक इच्छा रखता है या फिर एक। अगला जो टॉपिक है वो है अभिक्षमता। तो अधिगम को जो प्रभावित करती है वो है अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या होती है? ऑटोनॉमी, यानी कि ये एक तरीके की हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है जो कि जन्मजात होती है, और ये वो प्रतिभा होती है जो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि किसी के अंदर आर्ट अच्छी होती है, कोई संगीत अच्छा बोलता है, किसी के अंदर फिलोसफर होता है, तो कोई एक वैज्ञानिक बनने की प्रतिभा रखता है। इसी को बोलते हैं अभिक्षमता। लेकिन होता क्या है कि अभिक्षमता को समय के साथ साथ हमें कोई एक अच्छे अवसर के द्वारा या फिर ट्रेनिंग के द्वारा उसको विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभिक्षमता जिसकी इंसान की जैसी होगी तो वो चीज़ भी अधिगम को प्रभावित करने का एक बड़ा फैक्ट है। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है बुद्धि। तो बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। तो छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि एक मुख्य कारक भी है। तीव्र बुद्धि वाला बालक जो एक स्लो बुद्धि वाले बालक की तुलना में किसी भी काम को जल्दी से सीख जाता है। तो बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि के जो बीच में एक तरीके से उच्च स्तर का सकारात्मक संबंध भी पाया जाता है कि अगर आपकी बुद्धि स्पीड है तो आपका पढ़ने का या पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर किसी बालक की बुद्धि में स्लो है तो उसका शैक्षिक जो भी लेवल रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे कि सीखने की तत्परता की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने भी बताया है कि यदि बालक किसी भी काम को सीखने के लिए खुद इच्छुक है, खुद उसके अंदर तत्परता है, तो वो उस काम को या उस एक टॉपिक को बड़े अच्छे से सीख जाता है। और अगर उसके उल्टे क्या हो, उसे ज़बरदस्ती फोर्स करके अगर कोई काम कराया जाता है, सिखाया जाता है, तो हम उसे उतनी आसानी से नहीं सीख पाते हैं। तो होता क्या है कि जो सीखने की तत्परता है ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। वातावरण अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही मुख्य और बहुत ही बड़ा कारण है, एक कारक है। अधिगम और वातावरण दोनों में बहुत ही नज़दीकी का संबंध भी है। जैसे कि किसी बालक का परिवार, समुदाय, उसकी क्लास, उसका स्कूल, ये सभी क्या होते हैं, अधिगम को ही प्रभावित करते हैं। अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर विद्यालय, क्लास और उसका जो घर है वहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा, शांत होगा, प्यार भरा होता है, रुचिकर होता है, तो बच्चा बहुत ही जल्दी अधिगम कर लेता है, सीख लेता है। लेकिन अगर किसी भी परिवार में, क्लास में, स्कूल में या वहाँ का वातावरण जो है वो दूषित है, तो बालक को विद्यालय में खेलने कूदने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो क्या होता है कि बालक के सीखने में
हमेशा बाधा उत्पन्न होगी, अधिगम पर प्रभाव पड़ता रहेगा। जैसे कि क्लास में बैठने की अच्छी व्यवस्था ना होना, या फिर प्रकाश और वायु, ये जो चीज़ें मिलती हैं इनका भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। टोटल मिलाकर के आप कहा जाए तो वातावरण अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही बड़ा कारक है। अभी अगर अभिवृत्ति की बात करें तो अभिवृत्ति होता क्या है? अभिवृत्ति मीन्स होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स अगर किसी इंसान का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है और एक्टिव है तो क्या होता है कि विद्यार्थी बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। अगर किसी का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव में है तो ये विद्यार्थी बहुत ही स्लो लेवल पर सीखेगा। तो कहने का मतलब है कि है तो एक ये बौद्धिक स्तर वाला कारक है, लेकिन ये भी बहुत ही मुख्य कारक है, इंसान को या बच्चे के अधिगम को बहुत ही हद तक प्रभावित करता है। परिपक्वता या फिर आप बोल सकते हैं मैच्योरिटी इंग्लिश में। तो जो मैच्योरिटी है वो सीखने में एक अहम भूमिका प्रदान करती है, क्योंकि कोई परिपक्व बालक है उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा भी बहुत ही प्रबल होती है, और अधिगम में जैसा कि ऊपर बताया हुआ है सीखने की तत्परता, तो सीखने की तत्परता या सीखने की जिज्ञासा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। और धीरे धीरे अगर उसमें सीखने की तत्परता होगी तो बालक अभ्यास करने का मन करेगा, इससे क्या होगा, उसके अंदर विकास होगा। और यदि कोई इंसान परिपक्वता से पहले ही सीखना शुरू कर देता है तो समय और शक्ति दोनों ही खराब हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्या ध्यान देना चाहिए कि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, उस हिसाब से होना चाहिए कि परिपक्वता आने पर इंसान को समझाना ही सही बात है। जैसे कि अगर 8 से 10 साल का कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना बड़े ही आराम से सीख लेगा, लेकिन उससे बड़ा कोई वाहन है जैसे बाइक या स्कूटी दे दिया तो वो उतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है उस तरीके पे, जैसे कि उसकी मानसिक या उसका जो शारीरिक विकास है वो अभी उसके लायक नहीं हुआ है। और जब वो उस उम्र में पहुंच जाएगा तो वो काम भी बड़े आसानी से कर लेता है। तो परिपक्वता भी अधिगम को एक बहुत ही बड़े लेवल तक प्रभावित करती है। उसके अलावा जैसे सीखने की विधि यानी कि मेथड ऑफ लर्निंग, जैसे कि बोलते हैं लोग सीख तो सभी लेते हैं लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। कोई किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है या उतने अच्छे से नहीं सीख पाता, और कोई सीधा सीधा ही उसको सीख लेता। तो मेथड जो होता है काम करने का वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सीखने के लिए जो विधि है कि किस विधि का आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करती है अधिगम के लिए। जैसे कि अधिगम की बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे कि पूरे के पूरे अगर विषय वस्तु के बारे में सीखना, या पूरी विषय में से कुछ कुछ टॉपिक को अलग अलग करके सीखते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग उसको रट देते हैं, कुछ लोग समझ करके सीखते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है, लेकिन कौन सा तरीका अच्छा है वो डिपेंड करता है अधिगम पर काफ़ी हद तक। इसीलिए सीखने की विधि भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारक है अधिगम को प्रभावित करने का। उसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और थकान, जैसा कि पहले ही बताया था कि किसी भी इंसान या किसी बालक में उनकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं या फिर उनकी जो बुद्धि है वो ठीक तरीके से काम कब करती है, जब किसी का शरीर और उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रहता है। जब ये चीज़ें सही होंगी तो इंसान की बुद्धि है वो सीखने की प्रक्रिया में भरपूर योगदान करेगी। इसीलिए विद्यालयों में देखा होगा जब लंच टाइम होता है या बीच बीच में रेस्ट होता है तो समय पर रेस्ट देना, या शरीर को अच्छे से पोषाहार देना, व्यायाम और खेलकूद, इनके लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। इसीलिए किया जाता है जिससे कि वो फिजिकली फिट रहें और मेंटली भी फिट रहें। उसके अलावा और भी जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मैंने पहले वाले चैप्टर में बताए थे, जैसे कि हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम एक बहुत बड़ा कारक था, वंशानुक्रम और वातावरण। तो बच्चों में जो भी गुण या उनके अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वंशानुक्रम की ही देन होती हैं। हमें अपने आनुवंशिक बहुत सारे गुण और क्षमताएं मिलती हैं जो समय समय पर हमारे काम आती हैं। तो बच्चों का जो भी सीखने का या बच्चों का जो अधिगम है बालकों का, उस पर जो वंशानुक्रम की जो विशेषताएं हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कोई आपने जैसे कि न्यूज़ में देखा होगा कि 3 साल का बालक है, अभी बोलना सीखा है लेकिन श्रीमद् भागवत गीता पूरी उसको पता है। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें वंशानुक्रम भी होती हैं। तो बहुत से लोगों की जो शार्प बुद्धि होती है, बिना कोई प्रैक्टिस करे शार्प होती है। बहुत से बच्चे बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती है उनके साथ, लेकिन फिर भी वो इतने फास्ट नहीं हो पाते हैं। तो वंशानुक्रम भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, तो अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ इसलिए ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि जब भी हम कोई भी एक नई चीज़ को या नए लेसन को पढ़ते हैं तो कुछ कुछ विधियाँ हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने अच्छी बताई थी कि अगर इन विधियों से
उन लेसन को सीखा जाएगा तो बहुत ही अच्छे से और परमानेंट तरीके से आप सीख सकते हैं, यानी कि ये बालक के जीवन के लिए उपयोगी और प्रभावशाली विधि मानी जा सकती है। अधिगम की कुछ प्रभावशाली विधियों में है, जैसे सबसे पहली विधि है करके सीखना। जैसे कि एक महान किसी मनोवैज्ञानिक ने बोला था कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसे भूल जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसे याद रखते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को करके सीखते हैं तो हम समझ जाते हैं। तो करके सीखना जो एक प्रक्रिया है वही आजकल के हमारी आधुनिक समय की एक जो शिक्षण विधि है वो भी इसी विधि पर चल रही है, जिसे हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस विधि में होता क्या है कि जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके द्वारा हर एक काम को खुद ही किया जाता है या खुद उस काम में, उस क्रिया में भाग लिया जाता है। तो बच्चे जिस भी काम को खुद करते हैं तो उसे क्या वो जल्दी से सीख भी लेते हैं, और जब बच्चे किसी काम को खुद करते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग भी करते हैं, उसके लिए एक टारगेट भी बनाते हैं कि हमें इतनी देर में ये काम करना है, और उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। और यदि उसमें अगर वो असफल भी हो जाते हैं फिर वो अपनी गलतियों का पता भी लगाते हैं कि क्या गलती हो गई है, और अगली बार फिर जब ट्राई करते हैं तो उनमें सुधार करके फिर से सक्सेस होने की कोशिश करते हैं। तो करके सीखना जो विधि है वो बहुत ही अच्छी विधि है, अधिगम की एक प्रभावशाली विधि भी मानी जाती है ये। अगली जो विधि है वो है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना, किसी भी चीज़ को जैसा हो रहा है वैसे के वैसा ही करना। तो ये जो अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो वैसे भी हमारे जीवन में जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है तब से शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा घर में बच्चा जब सीखता है, बड़ा होता है, तो जैसे जैसे लोग करते हैं वैसे ही वो भी करने की कोशिश करता है। तो ऐसी ये वाली जो विधि है इसमें क्या होता है कि छात्रों के लिए जो टीचर हैं वो एक आदर्श स्वरूप होते हैं। मनोवैज्ञानिक हैगार्ड ने भी अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत जो दिया है तो उससे भी यही स्पष्ट होता है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अनुकरण के माध्यम से काफ़ी सरल होती है। अगली है निरीक्षण करके सीखना। तो बच्चे किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का अगर निरीक्षण करते हैं, यानी कि उसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। और इसका रीज़न क्या है कि जब वे किसी भी चीज़ का निरीक्षण करते हैं तो जैसे निरीक्षण मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब वो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो उस चीज़ को पहले वो टच करते हैं या फिर उसका प्रयोग करते हैं या फिर खुद बच्चे आपस में उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। और इस तरीके से वे एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब दो चार लोग बैठ करके किसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ सामने आती है। तो उसके फलस्वरूप होता क्या है कि उनका जो मन मस्तिष्क है उस पर उस चीज़ का जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं एक चित्र बन जाता है। और जो निरीक्षण पद्धति है उसकी सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अध्यापक जो बच्चे हैं उनको उसी जगह पर ले जाए जहाँ पर उन्होंने उस जगह को देखा है, यानी कि अध्यापक दोबारा से निरीक्षण के लिए ले जाए, जिससे कि उन्हें क्या वो चीज़ के बारे में वो योजना भी बना सकते हैं। और ये जो निरीक्षण विधि है इस विधि में सीखने में छात्र की जो जिज्ञासा और उत्सुकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने फिजिकली उस चीज़ को देखा है जिसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। अगर सामाजिक विज्ञान में जैसे कि आपके में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो निरीक्षण विधि है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक को समझाया जाता है, सब्जेक्ट को, तो वो है भूगोल। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत जो निरीक्षण विधि है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है या किया जाना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे उसे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। निरीक्षण विधि हो गई। आगे है परीक्षण करके सीखना, यानी कि किसी भी चीज़ को खुद ट्राई करके सीखना। परीक्षण करके सीखने की विधि में छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि बच्चे जब किताब में गिनती को पढ़ते हैं तो पहले तो उन्हें उस गिनती का कोई ज़्यादा उनके लिए वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब अपनी रियल लाइफ में जब उन्हें उस गिनती का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जब शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर जब उन्हें उन काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, इतने रुपए वापस हुए, इतने रुपए की वो चीज़ है, तो तब वो उस चीज़ को अपने व्यवहार में सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जब वो दोबारा से सीखते हैं तो जो अधिगम है वो एक स्थायी रूप ले लेता है उनकी लाइफ में। तो इसी जो विधि है जो परीक्षण करके सीखना, इसे हम साइंस में, मैथ में, सामाजिक अध्ययन और नैतिक शिक्षा इनमें प्रयोग करते हैं और काफ़ी जगह प्रयोग किया भी जा सकता है इनको। और इस विधि के से क्या होता है कि बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि पहले बच्चा खुद परीक्षण करता है उसके बाद सीखता है। तो अधिगम की एक महत्वपूर्ण विधि है परीक्षण करके सीखना। अगली है सामूहिक विधियों द्वारा। अगर आज के समय के लिए माना जाए, जैसे कि बदलती हुई एजुकेशन के लिए सामूहिक विधियों द्वारा सीखना एक बहुत ही अच्छी बात बताई जाती है।
जैसा कि मनोवैज्ञानिक कॉल सनिक ने भी बोला है कि बच्चों को प्रेरणा प्रदान करना या फिर उन्हें उनके जो शैक्षिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता देना या फिर उनके अंदर आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावनाओं का विकास करना, इन सभी के लिए सामूहिक विधि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। होता क्या है कि जो सामूहिक विधि है उसमें सीखने के लिए एक समूह का उपयोग होता है, यानी कि बच्चे खुद मिलकर के एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो सीखने का एक ये ग्रुप मेथड है। इससे क्या होता है कि बच्चों को एक दूसरे के ऊपर एक तो निर्भरता आती है, विश्वास आता है और वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं सीखने में, तो एक सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। और जो भी आज के समय में जैसे चाहिए, सिर्फ एजुकेशन किताबों तक ना सीमित रह के व्यवहारिक होती है, तो उन सभी में सामूहिक विधि जो है वो सीखने की एक अच्छी विधि मानी जाती है। सम्मेलन या फिर विचार गोष्ठी, सम्मेलन और विचार गोष्ठी जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, कोई एक बड़ा टॉपिक ले लिया, जैसे कि इलेक्शंस में होता है डिबेट, उसी तरीके से एक बड़े टॉपिक के ऊपर और कोई ऐसा टॉपिक लिया जाता है जिससे कि बच्चों को एक तो उसमें मज़ा आए उस टॉपिक के बारे में जानने में, और दूसरा उससे बहुत सारी बातें सीखने को मिले। और फिर उसके बाद जैसे डिबेट टाइप में आपस में विचार विमर्श या वाद विवाद कराया जाता है एक निश्चित समय में। उससे क्या होता है कि बच्चों में सामाजिक और जो भावात्मक जो गुण है उनका विकास होता है। और उसके अलावा जो विरोधी जो विचार हैं उनके लिए भी सम्मान और सहनशीलता की भावना भी विकसित होती है हमारे अंदर। क्योंकि ज़्यादातर देखा होगा जिन लोगों ने सम्मेलन या फिर विचार गोष्ठी विधि कभी नहीं अपनाई है, तो वो जो विरोधी विचार हैं वो कभी सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी उनके ऊपर रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन जो लोग इस विधि को पहले यूज करते रहते हैं, डिबेट में देखा होगा कितना भी किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहो, लेकिन जब बात खत्म हो जाती है उसके बाद वो उसका जवाब उसी तरीके से देते हैं, ना कि झगड़ा करके। अगली जो विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, वो है प्रोजेक्ट विधि और समूह विधि। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि, यानी कि योजना विधि या फिर प्रोजेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं आप इसे। प्रोजेक्ट विधि एक इम्पोर्टेंट विधि किस लिए है, क्योंकि ये जो विधि है इसमें जो छात्र हैं एक तो उन्हें अपने रुचि के हिसाब से टॉपिक मिलता है, दूसरा अपने ज्ञान की क्षमता के हिसाब से होता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो बालक है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। इससे क्या होता है कि सीखना बहुत ही सरल हो जाता है प्रोजेक्ट मेथड में। और सबसे बड़ी बात इसमें होता क्या है, इसमें क्या है कि जो कुछ अलग अलग समूहों में बच्चों को बांट दिया जाता है और हर एक समूह को उनकी इच्छा के अनुसार एक एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, और फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में बच्चों को या उस ग्रुप को सब कुछ बताना होगा जितना वो जानकारी रखते हैं। तो ये जो जानकारी है वो बच्चों के अंदर एक स्थायी घर कर जाती है। और दूसरी बात है प्रोजेक्ट तैयार करने में उन्हें जानकारी हो जाती है, तो क्या होता है उन्हें रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों में जो है उत्तरदायित्व की यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का भी विकास होता है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है और इसके बारे में सभी को बताना है। और अगली जो विधि है या सबसे लास्ट विधि है वो है समूह विधि। समूह अधिगम या समूह विधि या ग्रुप लर्निंग होता क्या है, समूह विधि के अंतर्गत होता क्या है कि जो भी सीखना चाहते हैं यानी कि छात्रों को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है, और सीखने वालों को अपने साथियों के साथ उन्हें पूरी छूट दी जाती है कि वो अपने पूरे खुले मन से जो उन्हें विषय वस्तु या टॉपिक दिया गया है उसी पर आधारित होने चाहिए विचार और भाव, और उनको अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को यानी कि जो अधिगम करता है उनको अपनी समस्याओं का खुद ही निराकरण करना और खुद ही इनको निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके समाधान निकालने का अवसर देना, और आवश्यकता पड़ने पर जो टीचर हैं उनसे सहायता भी ले सकते हैं वो लोग। तो समूह अधिगम से सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे खुद ही अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालने की एक विधि सीखते हैं। अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अधिगम की विधियां तो जैसे हमने देख ली, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए। अधिगम अगर आवश्यक है तो किस लिए है, क्योंकि अधिगम से क्या होता है वृद्धि और विकास में बहुत सहायता मिलती है। अधिगम जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको समझने में सहायता देता है। अधिगम क्या होता है कि अगर हम नए वातावरण में जाते हैं तो उसको हम अपने अनुकूल या उसके अनुकूल खुद को ढालते हैं, तो ये भी अधिगम है। अधिगम अधिक कुशल बनाने में सहायक होता है और एक गहन ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। अधिगम हमारी योग्यता को बढ़ाता है, और अधिगम फाइनली क्या करता है, ओवरऑल एक अच्छा व्यक्ति बनाने में हमारा सहयोग करता है। तो ये सभी होते हैं अधिगम के आवश्यक या अधिगम की आवश्यकता या अधिगम के जो भी काम होते हैं वो सब होते हैं। अभी हम बात करेंगे अधिगम के नियम। तो अधिगम के दो तरीके के नियम हैं, एक तो है अधिगम के मुख्य नियम और दूसरा होता है अधिगम के गौड़ नियम, यानी कि सीखने के ये नियम होते हैं।
मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम के बुनियादी नियम दिए थे। तो सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अधिगम के जो नियम हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, तो वो दिए थे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के कुछ सिद्धांत भी हैं अधिगम के, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे मुख्य नियम, क्योंकि अधिगम के दो तरीके के नियम है। पहला तो है मुख्य नियम और दूसरे होते हैं गौड़ नियम। तो मुख्य नियम भी तीन है। पहला है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तो तत्परता का नियम होता क्या है दोस्तों, कि इसका यानी कि इस नियम का तात्पर्य यह है कि जब कोई प्राणी किसी काम को करने के लिए तैयार है तो वो जो प्रक्रिया, अगर वह काम कर भी रहा है तो भी उसे आनंद देगी। यानी कि जो आदमी मेहनत कर रहा है और मेहनत करते टाइम पे भी अगर उसका मन है खुद, तो वो उसे मज़ा आएगा, वो उसे आनंद देगी वो प्रक्रिया। लेकिन अगर उसका मन नहीं है काम करने का और वह काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसे झुंझलाहट होगी। यानी कि जब वह सीखने को तैयार ही नहीं होता है कोई भी प्राणी, और उसे अधिगम के लिए जब बाध्य किया जाता है, जब उसे अधिगम बाई फोर्स कराया जाता है, तब भी उसे झुंझलाहट होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तीन चीज़ें सामने आती हैं। पहला तो क्या है कि जब कोई काम करने के लिए तैयार है और वह काम कर भी रहा है, तब भी उसे आनंद आ रहा है वहाँ पे। और जब वह काम नहीं करता है तो उसे तनाव भी हो रहा है। यानी कि जब उसका मन नहीं है और वो काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसके मन में तनाव सा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। और जब वह बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं है और उससे काम कराया जा रहा है, यानी कि उसे बोला जाता है कि तुम करो काम, तो उसे झुंझलाहट भी होती है। तो कहने का मतलब क्या आ गया यहाँ पर सामने, कि जब किसी को कोई रुचिकर कार्य, यानी कि जिसमें उसे मज़ा आ रहा है, इच्छा है, वो काम करने में प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है, और अरुचिकर कार्य सीखने में उसे असंतोष होता है। तो थॉर्नडाइक ने इन सब चीज़ों को ही देखते हुए एक व्याख्या दी है। अब ये मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज में आपको बताता हूँ मैं, कि व्यवहार करने वाली संवाहक इकाई, यानी कि कंडक्टर यूनिट तत्पर होती है तो व्यवहार करने से संतोष की अनुभूति होती है। व्यवहार करने वाली संवाहक इकाई, संवाहक इकाई का क्या मतलब हो गया, यानी कि जो कंडक्टर यूनिट है, जब वो तत्पर है तो व्यवहार करने में उसे संतोष की अनुभूति हो रही है, मज़ा आ रहा है। लेकिन जब वो इकाई है, जब काम करने को तत्पर नहीं होती है, उस समय काम करना मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। और होता क्या है, इससे वो काम नहीं हो पाता और कष्ट की अनुभूति होती है। और जब बात व्यवहार करने वाली इकाई को बलपूर्वक काम करवाने का प्रयास की होती है, तब भी उसे असंतोष, कष्ट और तनाव की अनुभूति होती है। तो तत्परता के नियम से ये तीन परिभाषाएं जो थॉर्नडाइक ने दी थी वो मैंने आपको बताई। एक तो क्या होता है कि जब वो इकाई काम करना चाहती है और काम करती भी है, तब उसे संतोष मिलता है। और जब वो इकाई है, उसका काम करने का मन नहीं है लेकिन काम करना पड़ता है या कर रहा है वो काम, तो तनाव होता है। और तीसरा क्या होता है कि जब काम बलपूर्वक कराया जाता है तो उसे संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं होती है। अभी इसको अगर हम, जैसे कि बोला जाता है कि क्लासरूम की टीचिंग में इसका क्या उपयोग होगा, इस तत्परता के नियम का। आप जब टॉपिक पढ़ेंगे, यूपीटीईटी का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें लिखा भी हुआ है कि थॉर्नडाइक यानी कि अधिगम के नियम बताइए और इनका कक्षा शिक्षण में व्यवहारिकता बताइए। तो क्लासरूम में इनका क्या यूज है। पहला तो ये है कि जो नया ज्ञान है, अगर किसी बच्चे को या किसी छात्र को नया ज्ञान देना है तो उससे पहले टीचर को ये देखना चाहिए कि मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने की अवस्था में वो बालक तैयार है या नहीं है। इससे क्या होता है कि हर एक छात्र की जो वैयक्तिक भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उनको भी टीचर को मालूम चल जाते हैं। टीचर को वो ध्यान में रखने चाहिए कि बच्चा नया ज्ञान लेने के मूड में है या अभी तक पुराने में ही उलझा हुआ है। और दूसरी बात हमारे क्लास के हिसाब से निकल के आती है कि जो छात्र है वो जो नवीन ज्ञान है उनको ग्रहण करने के लिए जब तक मानसिक रूप से तैयार ना हो जाए, तब तक उन्हें बाई फोर्स बाध्य नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्ती काम कराने से क्या होता है, एक तो छात्र की जो ताकत है, जो दिमाग है, उसका दुरुपयोग होगा। दूसरा क्या होगा, उनकी भावनाओं का दमन होगा, क्योंकि इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम भी बोला जाता है। ठीक है। और तीसरी बात क्या निकल के आती है क्लासरूम के लिए, कि क्लास में जब पढ़ाते हैं तो उससे पहले छात्रों की जो रुचि है, छात्रों की जो अभिव्यक्त क्षमता है, छात्रों की योग्यताएं हैं, उनका परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे छात्रों के सीखने का ढंग मालूम हो जाता है टीचर को। उसके अलावा जो छात्र हैं उनकी जो मानसिक तत्परता है और उनकी सीखने की जो रुचि है, नया जो शिक्षण है वो ग्रहण करने की जो तरीके हैं,
वो सब भी उत्पन्न किए जा सकते हैं उनके अंदर। और बच्चों को जो सीखने के प्रति जिज्ञासा है वो बालकों के अंदर पहले उत्पन्न करनी चाहिए, उसके बाद ही सिखाना चाहिए। तो ये तत्परता का नियम है, ये हमारे क्लासरूम के हिसाब से इतनी सारी चीज़ों को सिखाता है कि ये सब चीज़ें अगर होंगी तो सीखने का एक जो नियम क्रॉस हो जाएगा और अधिगम बड़ी आसानी से होगा। अगला अभ्यास का नियम, ये दूसरा नियम है मुख्य नियम में से। अभ्यास का नियम या फिर प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो नियम है वो इसी तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से हर एक इंसान में पूर्णता आ जाती है। मनोवैज्ञानिक हिलगार्ड और बोअर, उन्होंने भी इसी नियम को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था 1975 में कि अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध क्या होता है, मजबूत कैसे होता है, क्योंकि अगर बार बार अभ्यास होता रहेगा, कोई भी चीज़ उपयोग होती रहेगी तो वो चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं। अब यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया जो दो शब्द आए हैं, इनका मतलब है कि जब कोई काम करते हैं, कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि उद्दीपक और एक अनुक्रिया होगी, जो कि आगे हम जो कुछ सिद्धांतों को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ सिद्धांत आएंगे, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर उद्दीपन सिद्धांत। तो वहाँ पर मैं आपको इनकी परिभाषाएं अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक छात्र है, किसी भी सब टॉपिक को अगर सीखता है, अगर वो उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो वो टॉपिक उसे हमेशा याद रहेगा। तो वो हो जाएंगे उद्दीपक और अनुक्रिया, नहीं तो उनके बीच का जो संबंध है वो कमजोर पड़ जाएगा। अभ्यास के नियम को भी दो भागों में बांटा है, एक तो उपयोग का नियम और एक अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो जो लॉ ऑफ यूज है यानी कि उपयोग का नियम, ये बल देता है कि हमेशा मनुष्य को जो भी काम करते हैं उसे बार बार हमें दोहराना चाहिए, उससे क्या होता है वो जल्दी सीख जाते हैं। और अनुप्रयोग का नियम क्या होता है कि जब हम किसी पाठ को या किसी विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम धीरे धीरे उसे भूलते चले जाते हैं। अभी ये जो अभ्यास का नियम है, इसका जो कक्षा शिक्षण है, क्लास टीचिंग है, इसमें क्या यूज होता है कि अभ्यास के नियम के अनुसार होता क्या है कि बच्चों को जो सिखाई जाने वाली जो क्रिया है उसको अगर पक्का करना है तो उसके लिए अभ्यास कराया जाना चाहिए हमेशा। दूसरा, क्लासरूम में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनका मौखिक अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। और जो भी पाठ क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसको टीचर के द्वारा समय समय पर दोबारा से रिवाइज कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो ब्रेन है उसमें वो चीज़ हमेशा के लिए फिट रहेगी और रिवाइज होने से वो चीज़ फिक्स रहेगी, भूलेगा नहीं बच्चा। और इससे जो हमारा सिलेबस है उसे रिवाइज करने का भी एक मौका मिल जाता है। दूसरा, जो क्लासरूम में जैसे कि वाद विवाद करवा देना चाहिए टाइम टाइम पर। इससे क्या होता है कि जो एक मौखिक अभिव्यक्ति है यानी कि बोलने का जो एक झिझक है उसका विकास होता है, झिझक खुल जाती है और बच्चे जब बड़े लेवल पर जाते हैं तो वो आसानी से लेक्चर या ये सभी चीज़ें बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाता है अभ्यास का नियम और अभ्यास के नियम का हमारे क्लासरूम में उपयोग। अगला जो नियम है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या फिर प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, या इसे संतोष और असंतोष का नियम भी बोला जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जो ये नियम दिए हैं इनका एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये प्रभाव का नियम। इसमें थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि जिन कामों को करने से इंसान को संतोष मिलता है उसे तो वो बार बार करने की कोशिश करता है और करना भी चाहता है, लेकिन जिन कामों को करने से इंसान को असंतोष मिलता है उन्हें वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, यानी कि वो काम उसे कष्टदायक लगते हैं, और जिनमें उन्हें संतोष मिलता है वो उसे शक्तिवर्धक लगते हैं। अभी जो हिलगार्ड और बोअर हैं उन्होंने भी 1975 में इसी नियम की व्याख्या करते हुए क्या बोला था कि प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संबंध है उसको या फिर वो जो संबंध है वो प्रभाव के आधार पर मजबूत या फिर कमजोर होता है। और ये संबंध ऐसा होता है कि उससे जब व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव होता है तो इसमें संबंध की शक्ति बढ़ जाती है, और जब संबंध ऐसा होता है जिससे कि उस व्यक्ति में असंतोषजनक प्रभाव होता है तो जो शक्ति है संबंध की वो खुद ब खुद कम हो जाती है। यानी कि प्रभाव का नियम को अगर हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक भाषा में उद्दीपक और अनुक्रिया के लिए, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है, जब उस संबंध से संतोष मिलता है किसी इंसान को तब तो वो संबंध मजबूत रहता है, लेकिन जब उस संबंध में असंतोष होने लगता है तो वो संबंध कमजोर पड़ जाता है। अगर हम इसे क्लासरूम में व्यवहारिकता के रूप में देखें तो छात्रों को सीखने के लिए एक तो प्रोत्साहित करना और अभिप्रेरित किया जाए हमेशा।
क्रिया की जो समाप्ति, यानी कि जब भी कोई गेम या कोई भी ऐसा इवेंट है वो खत्म हो जाता है तो बच्चों को पुरस्कार देना या फिर दंड की व्यवस्था हमेशा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अधिगम का जो प्रभाव है वो स्थायी हो जाता है। जो उद्दीपन और जो अनुक्रिया है इनके बीच में जो संबंध है वो हमेशा संतोषजनक बना रहेगा, ना कि असंतोषजनक। हमेशा नियम को एग्जाम्पल के साथ अगर हम ऐड करके देखेंगे तो थोड़ा सा मालूम चलेगा। विद्यालय में जो टीचर हैं वो छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और उनके जो मानसिक स्तर हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा अधिगम क्रिया करवाएं। इससे क्या होता है कि छात्रों को जो नई टॉपिक्स हैं, नए विषय वस्तु है, उनको सीखने में सफलता मिलती है। क्योंकि अगर टीचर को ये मालूम रहेगा कि हर एक छात्र का लेवल क्या है, उसके अंदर क्या अलग से विशेषता है, इंडिविजुअल क्या क्या उनके अंदर डिफरेंसेज हैं, उसी हिसाब से वो जब नई चीज़ों को उनके सामने लेके आएगा तो उसे वो आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि टीचर को उनका मानसिक लेवल, उसकी रुचि, उसकी क्षमता के बारे में मालूम होता होगा। टीचर को क्लासरूम में नई नई जो भी इवेंट्स हैं, नई नई जो भी लेसन है, उनको सिखाते समय अलग अलग तरीके यूज करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अलग अलग विधियां जब बच्चे देखते हैं तो एक तो उन्हें वो इंटरेस्टेड लगते हैं और वो नए लगते हैं, तो उन्हें वो एक रुचिकर रूप में लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो प्रभाव के नियम का अगर हम प्रभाव देखेंगे क्लासरूम में तो ये सभी प्रभाव जो मैंने आपको बताए थे वो पढ़ते हैं। तो अधिगम के ये जो मुख्य नियम है ये आपने आज के वीडियो में देख लिए। उसके अलावा जैसे कि ये गॉड नियम है आप देख रहे हैं। उसके अलावा अधिगम के जो सिद्धांत हैं जैसे कि SR सिद्धांत, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि उद्दीपन और अनुक्रिया का मेन मतलब क्या है। दूसरा जो सिद्धांत है उद्दीपन और उद्दीपन सिद्धांत, और उसके अलावा जो सीखने का वक्र है, अधिगम वक्र जिसे बोलते हैं, सीखने का जो पठार है उसके कारण और निराकरण, ये सब कुछ हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिकों ने जो अलग अलग जो सिद्धांत दिए हैं उनको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, और जो क्विज है वो भी मैं अगले वीडियो में आपके लिए कंडक्ट करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए। ये बचा हुआ जो टॉपिक है उसे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, तब आप बताइए कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं। आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। यूपीटीईटी के एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।